हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। सो फाइनली आज हम लाइव हैं यहाँ पर। 5 बजे आपसे मिलने का वादा हुआ था और 5 बजते ही मैं आपके लिए हाजिर हो चुका हूँ। तो फटाफट से जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं सो प्लीज़ जल्दी से इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने बाकी दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चल जाए कि डियर सर यहाँ पर लाइव आ चुके हैं। क्या बातें मैं आज आपसे करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से मैं बच्चों के यहाँ पर कमेंट्स भी देख पा रहा हूँ। जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को लाइक करके, मतलब इस लाइव सेशन को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पर जुड़ पाएँ। बहुत सारी काम की बातें मैं आपसे यहाँ पर करने आया हूँ। आपके कुछ डाउट्स भी हैं वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर अनाउंस किया था चैनल के ऊपर कि भैया हम मैथ्स की रिविजन शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल पे भी देख सकते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर मैथ्स की वन शॉट रिवीजन करेंगे आज फुल कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, ऑल चैप्टर्स कवर होंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ कवर होंगे। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट करी कई सारे बच्चों को डाउट हो गया कि सर हमारा तो भी सोशल स्टडीज का, हमारा तो एसएसटी का पेपर है 7 तारीख को, तो मैथ्स कैसे, क्या मैथ का पहला पेपर है? ऐसा कुछ नहीं है, सारे डाउट क्लियर करूंगा, डोंट वरी। बट प्लीज जितने बच्चे यहां पर लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से इसको सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मैं देख रहा हूं कि बच्चे यहां पर 1000 से ज्यादा 2000 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 400 हैं, तो भैया लाइक भी 2000 होने चाहिए ना। फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला डाउट जो मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा कि भैया पहला आपका सोशल स्टडी का ही पेपर है, 7 तारीख को वही पेपर है, नो डाउट इसमें। तो ये कंफ्यूज मत होइए आपके कहीं मैथ का पेपर पहले तो नहीं है। जी नहीं, मैथ्स का क्लास 10th का जो होना था आपका 11 तारीख को ही होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं अभी से मैथ्स लेकर क्यों आ गया? ठीक है, सोशल साइंस का भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसके आने के पीछे मेरा एक रीज़न है, वो बहुत जेन्युइन रीज़न है। बहुत सोच समझ के मैंने ये आपके लिए फैसला लिया है। क्या फैसला? कि आपको मैं मैथ्स का रिवीजन लाइव आकर तैयारी शुरू करा दूं। देखिए, अब बहुत से बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि सर 7 तारीख के बाद, मतलब सोशल साइंस के पेपर के बाद आप मैथ की तैयारी कराइए। अरे मेरे मुन्ना राजाओ, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, एक बात तो बताओ, 7 तारीख के बाद कितने दिन मिलेंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ 4 दिन मिलेंगे ले देकर। ठीक है, 4 दिन। अब 4 दिन में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने हैं, आपको सारे फॉर्मूले भी रिवाइज करने हैं, आपको उनके तरीके भी सीखने के, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, फिर आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक मैथ्स भी है, स्टैंडर्ड मैथ्स भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, केस बेस्ड के क्वेश्चन भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग आंसर भी हैं, वेरी शॉर्ट आंसर भी हैं, शॉर्ट आंसर भी हैं, शॉर्ट ट्रिक भी है। इतना सब कुछ सिर्फ 4 दिन में कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बर्डन बहुत बढ़ जाएगा आपके ऊपर। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के एक स्ट्रेटेजी बनाई है, एक टाइम टेबल बनाया है कि जिसको हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारी मैथ्स की तैयारी प्रॉपर होगी और सोशल स्टडी का भी नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि आपका सोशल साइंस का भी नुकसान रखेंगे, भैया वो भी 100 नंबर का है, वो भी आपको वेटेज देगा, तो इसीलिए उसका भी नुकसान ना हो और मैथ्स की भी तैयारी हो जाए। तो इसी को बीच का मैंने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है, बहुत ही डिजाइन तरीके से मैंने पूरा स्ट्रक्चर, पूरा टाइम टेबल जो है वो तैयार किया है, जो कि मैं आपके साथ पहले ही शेयर करना चाहूंगा अभी, ताकि बच्चों को बिल्कुल क्लियर रहे चीजें। जितना हमारा कनेक्शन और हमारी बातचीत क्लियर रहेगी उतनी ही चीजें जो है बहुत ज्यादा हमारी समझदार तरीके से मतलब चलेंगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग हमारी मेंटेन रहेगी कि कैसे कब क्या चीज होने वाली है, ताकि आपको भी कोई डाउट ना रहे और मुझे भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है जी, ये चीजें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। तो यहां पर जितने बच्चे आ चुके हैं फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के अंदर। मैं पहले बता दूं भैया, देखिए आज के लाइव में हम करने वाले हैं मैथ्स का वन शॉट रिवीजन, लेकिन यहां पर मैं बहुत लंबा लाइव नहीं लेने वाला आपका। जी हां, ये जो लाइव है आपके एग्जाम से पहले वाले, ये बहुत छोटे छोटे लाइव चलेंगे आपके, 1-1 घंटे के लाइव होंगे, जस्ट लाइक अ वार्म अप लाइव। ठीक है, जैसे कि आपने जो है क्या करा, आपने भी यहाँ पर टाइम टेबल देख लीजिए। अभी मैं बता दूं कैसे कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये जब आप समझ जाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने फैसला लिया है आपके लिए वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल कामयाब कारगर फैसला है। क्योंकि 4 दिन में मैथ्स की तैयारी कराने को तो मैं करा दूंगा, मैं 4-4 5-5 घंटे आके लाइव ले लूँ, लेकिन कितना बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाएगा। सोचो ना आप, बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ, फिजिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड वाले सवाल, MCQ, पूरे बुक का आपका सिलेबस भी है, उसका रिविजन भी करना है, फॉर्मूले भी याद करने, बहुत कुछ है भाई, बहुत
बहुत कुछ है, 4 दिन में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर रहे कि भैया आप डियर सर चैनल पे क्या होने वाला है। इंग्लिश में तो खूब झंडे गाड़े हैं, ठीक है, खूब वीडियो ट्रेंडिंग में गई, लेकिन मैथ्स में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे हम। तो जब भी आपको मैथ्स से घबराहट हो, अगर बहुत कोई कमजोर बच्चा भी है ना जिसने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ी और डर लग रहा है, मेरे पास ले आना, पास करा के जाऊंगा अच्छे मार्क्स से। जी हाँ, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए ये समझ लो पहले ये क्या चीजें हैं। देखिए, नो डाउट आपका 7 तारीख को सोशल स्टडी का पेपर है, आप उसका पढ़ रहे होंगे, उसका या पढ़ेंगे, साइंस का आपने आज दिया है ऑब्वियसली, तो इसका पढ़ते रहो, मैं उसको मना नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ का लाइव ज्वाइन करो और कुछ मत पढ़ो, नहीं, सोशल साइंस जरूरी है, स्टडी जरूरी है, पढ़ना। लेकिन क्या करना है, पूरे दिन आप थ्योरी पढ़ेंगे सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, पोल साइंस है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर शाम में मेरे पास आना है सिर्फ 1 घंटे के लिए, जस्ट फॉर रिलैक्स, ठीक है, आपको आराम करनी है, सोशल स्टडी में से एक ब्रेक लेना है। आप पूरे दिन पढ़ोगे, एक ब्रेक तो आपको चाहिए ना थ्योरी पढ़ने के लिए, वो ब्रेक मैं आपसे मांग रहा हूं। मैंने आपसे सिर्फ आपका 1 घंटे का एक ब्रेक मांगा है, जिस ब्रेक में मैं आपको ये सब तैयारी करा दूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप पेपर पेन लेके बैठिए, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा। भैया ब्रेक का मतलब होता है कि आप लेट बैठकर आराम से मेरा लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, कोई पेन पेपर अभी लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ब्रेक में हो तो भैया लेट कर बस मेरी वीडियो देखते रहो। यहां मैं क्या करवाऊंगा, एग्जाम से पहले मैं क्या करवाने वाला हूं, आज हमारी 2 तारीख है, सैटरडे का दिन है, सिलेबस 1 शॉट 1। जी हां, आज आधे चैप्टर का मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करके जाऊंगा आपके साथ बहुत ही कम टाइम में, कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीजों में से सवाल बनता है, क्या क्या आपको याद रखने की जरूरत है। आज ये होगा, कल बाकी के चैप्टर का होगा। तो 2 दिन में हम छोटे छोटे लाइफ के अंदर पूरा मैथ के जो चैप्टर्स हैं उनको हम एक तरीके से रिकॉल कर लेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में ये चीज होनी थी, अच्छा इसमें हमें ये करना है, अच्छा इसमें हमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो बस ये चीजें आप दिमाग में अपने बैठा लो, आराम से बैठ लेट के देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो आपका ब्रेक वाला टाइम है। अब तीसरे दिन मंडे को हम करेंगे ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को डिस्कस, ठीक है जी। जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कौन से फॉर्मूले हैं, उनको कैसे आपको याद रखना है, कैसे उनको सवालों में यूज करना है, कैसे उनको ट्रिक के साथ अप्लाई करके आना है पेपर में, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। और फिर हम अगले दिन करेंगे ट्यूसडे को 5 तारीख को आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। यहां पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 20, उनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, कैसे बिना पेन का यूज किया आप क्वेश्चन को देखकर बता दो भैया इसका आंसर ये होगा। बहुत टाइम बचाएगा आपका ये वाला लाइव। तो ये लाइव में मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पेपर पेन लेके बैठो, आप लगे रहो, मैं 3-3 घंटे लाइव आऊंगा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम से पहले वाले ये जो लाइव हैं ये आपके हल्के लाइव रहेंगे, ठीक है, लाइट लाइव कह सकते हैं। आप सोशल साइंस पढ़ोगे पूरे दिन, थक जाओगे, एक ब्रेक लोगे शाम को, तो उस ब्रेक में आप मेरे साथ जुड़ जाइए, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। फिर 6 तारीख को मैं कोई लाइव नहीं ले रहा, ठीक है, आपका पूरा ध्यान रखा है मैंने, यहां पर कोई भी लाइव में नहीं लेने वाला। क्यों नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि अगले दिन आपका एग्जाम है और आपको पूरा दिन एक एक पल एक एक मिनट आपको उसी सब्जेक्ट को देना चाहिए जिसका एग्जाम है। तो इसीलिए इस दिन 6 तारीख को मैं कोई लाइव आपका नहीं लूंगा। सोशल स्टडी पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने 7 तारीख को पेपर दे दिया ना, अब यहां से धुआंधार तैयारी होगी। जी हां, अब मैं नहीं बख्शूंगा आपको, यहां तो मैंने आपको छूट दे दी, रियायत दे दी थोड़ी सी, ठीक है, यहां से नहीं दूंगा। यहां से चलेंगे हमारे तगड़े लाइव। जी हां, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व होंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिन दहाड़े सॉल्व होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन डंके की चोट पे सॉल्व होंगे। ये चलते रहेंगे, लंबे लाइव चलेंगे, ये 2 घंटे 3 घंटे अंतिम प्रभु इच्छा तक। जी हाँ, ये चलेंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, बेसिक का एक प्रॉपर सब चीजें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करेंगे। फिर एक हम करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स का, ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही बच्चे हैं ना हमारे साथ तो जुड़े हुए, उनका भी हम करेंगे। सारी चीजें क्लियर होंगी वहां पर, MCQ कैसे करना है, शॉर्ट आंसर कैसे करना है, लॉन्ग आंसर कैसे करना है, ठीक है, केस बेस्ड कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब कुछ आपको मैं करवाऊंगा, पूरे के पूरे मार्क्स की तैयारी कराऊंगा। और फिर आखिरी दिन मैथ के पेपर से एक दिन पहले हमारा होगा फाइनल रिवीजन, जो कि बहुत तगड़ा होने वाला है। यहां पर मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए ना, समझ लो बस ये रखे हुए हैं, बस इधर से उठ के जाओ, उधर करके आ जाओ, फुल मार्क्स ले आओ। ऐसे ऐसे सवाल मैंने आपके लिए चुनिंदा सेलेक्टेड, मजा आ जाएगा आपको, ये करना है। ये लाइव हमारे हेवी रहेंगे, तगड़े रहेंगे, लंबे रहेंगे। तो ये मैंने कुछ एक टाइम टेबल बनाया है आपके लिए।
इसमें फ़ायदा ये है आपका, ये छोटे लाइव हैं, यहाँ पर आपका वार्म अप हो जाएगा, क्योंकि हम जब यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मुझे आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट नहीं बताना पड़ेगा कि भैया इस चैप्टर में ये होता था, ये फॉर्मूला नहीं, वो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर ये सब मैं एक साथ लूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको पहले कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा, उसको भी रिकॉल करना पड़ेगा, फॉर्मूला रिकॉल करने पड़ेंगे, फिर आपको क्वेश्चन लगाना है वो भी सिखाना है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला कि भैया ये एग्जाम से, सोशल साइंस से पहले वाले हल्के लाइव, 1 घंटे का लाइव, बस 5 बजे आओ 6 बजे जाओ, खत्म, फिर से अपने सोशल साइंस पढ़ो और सुबह से शाम तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना भी नहीं कर रहा उस चीज़ को, करते रहो। तो जो ब्रेक आप लोगे शाम को, उस ब्रेक में आप मुझे जोड़ लो, ठीक है, लेट कर देखो, बैठ कर देखो, आराम से, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, ये चीज़ मैंने आपके लिए बनाई है। सो प्लीज़ कॉमेंट करके एक बार बता दें क्या ये टाइम टेबल ठीक है, इसमें आपको कोई आपत्ति या फिर कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के डिस्कस करके टीम के साथ, एक्सपर्ट के साथ ये चीज़ निकाली है, ताकि आप सिर्फ 1-1 घंटा मुझे दे दें, वार्म अप कर लें, क्योंकि जब यहां पर होगा ना, यहां हम धड़ल्ले से सवाल करेंगे, यहां पे सवाल पढ़ूंगा, समझाऊंगा, करने लग जाऊंगा। अब अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आपके समझ में आएगा, वरना फिर यहां पे अब अगर आप कॉन्सेप्ट समझने बैठ गए तो भैया सवाल कब सॉल्व करेंगे, तो यहां पे ये दिक्कत आपको आएगी। इसीलिए ये हमारा टाइम टेबल लेने वाला है चैनल का। यस सर, ठीक है सर, प्लीज़ 4 बजे कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर 4 बजे करना है तो हम 1 घंटा और पहले कर लेंगे लाइव को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे क्या होगा, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है ना मेरे साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ उसकी भी तैयारी हो। अब 4 दिन बहुत कम टाइम है मैथ्स के लिए, देखा जाए तो बच्चे घबराए हुए ज़्यादा होते हैं, आखिरी पेपर है, गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ अभी आप वार्म अप कर लो, 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। 4 बजे आऊँगा, 5:15 तक गया, 5 बजे आया, ठीक है, 6 सवा 6 तक गया, जल्दी जल्दी करके यहाँ वार्म अप हो जाएगा, आपको याद रहेगा, अच्छा इस चैप्टर में ये चीज़ें होती हैं, अच्छा इसमें ये करना है, सो दैट जब आप ये करो तो आपको पता हो, अच्छा ये सवाल इस चैप्टर का है, इसमें मुझे ये करना होता है, ये करके सवाल करना शुरू, ठीक है। तो ऐसे हमारी नैया पार होगी मैथ्स की। ऑल राइट, चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज का लाइव। आज सिर्फ 1 घंटे का छोटा सा लाइव, ठीक है, उसके अंदर आधे चैप्टर हम आज कर लेते हैं कि किस चैप्टर में क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपको याद रखना है। बहुत आसान है, लेट कर देखो आराम से, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ, पेपर पेन लेके बैठो, आराम से लेट बैठ के देखो, चाय पीते हुए देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आधा आज कवर करवा दूं, आधा कल कवर करवा दूं। तो ब्रेक में बस मैं आपका 1 घंटा मांग रहा हूं, आपका ब्रेक, वो भी ये नहीं कह रहा कि एसएसटी छोड़ के आओ मैथ्स पढ़ ले, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। जो आप ब्रेक लेंगे, एसएसटी सुबह से आप पढ़ेंगे, 10-11 बजे आप पढ़ते हुए शाम को 5 बज गए, थक जाओगे ना, कितनी थ्योरी पढ़ लोगे, ठीक है, कितनी थ्योरी याद कर लोगे, थक जाओगे, थोड़ा दिमाग को रेस्ट चाहिए ना, थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल करने को चाहिए, तो प्रैक्टिकल करने को आराम से बैठ के मैथ देखो, प्रैक्टिकल, मैथ से बढ़िया प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी तैयारी मेंटेन हो जाएगी। आइए, मैं देरी भी नहीं करता, 5:15 बज चुके हैं, फटाफट से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बता दूं, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। बहुत अच्छा टाइम टेबल यहाँ पर बनाया है, पूरा आपका एक हफ्ता जाने वाला है, पूरा बिजी, ठीक है, पूरा अपना तगड़ा से बिजी रहेगा। टाइम टेबल में शेयर भी कर दूंगा, आप लोग अपने पास भी रख लेना। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कीमती टाइम है आपके पास और बहुत कम टाइम है आपके पास। रियल नंबर पहला चैप्टर है आपका, वास्तविक संख्या, जिसका नाम है। सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, सिर्फ 2 चीजें याद रखना, पेपर सवाल आएंगे, इन 2 चीजों में से आएंगे, सिर्फ पहली जो चीज है आपकी, जो पहली चीज है वो आपकी क्या है, वो आपकी ये है, वो है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की फंडामेंटल बुनियादी थ्योरम क्या है, बस ये आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज आपको पढ़नी है प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5। √3 को इरेशनल प्रूफ करो, √2 को इरेशनल प्रूफ करो, √5 को इरेशनल प्रूफ करो। हलवा रखा हुआ सवाल है, ये समझ लो। ये 2 चीजें पढ़नी है, बस ध्यान रखना, माइंड में लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस माइंड में फिट कर लो। बस पहले चैप्टर में से ये 2 चीजें हैं, इनमें से सवाल बनेगा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, सुन लो भी क्या होती है, बता देता हूं, मजे मजे से सीखते रहना है भैया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, वो थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, क्या हिंदी इंग्लिश बता रहे हो सर, मैं मतलब बता देता हूं आपको। फंडामेंटल थ्योरम जो है वो ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले वो जान लो, समझ लो भैया। कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो तो है प्राइम नंबर, जैसे कि 3 है, 3 किस किस से डिवाइड होगा, 3 जो है वो 1 से डिवाइड होगा और 3 3 से डिवाइड होगा, 1 3 3 3 एकम 3, इसके अलावा 3 किसी से भी भाग नहीं होगा।
तो इट मीन्स ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम का उल्टा अगर हम बात करें तो कंपोजिट, कि कोई एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो वाला तो प्राइम हो गया, दो से ज्यादा वाला कंपोजिट हो गया। जैसे कि मैं यहां पर फॉर एग्जांपल ले लेता हूं नंबर 10। अब 10 की बात करूं, 10 1 से भी डिवाइड होगा, 1 धाम 10, ठीक है जी। 10 10 से भी डिवाइड होगा, 10 से कम 10, लेकिन 10 जो है इनके अलावा और से भी डिवाइड होगा, किससे? 2 से डिवाइड होगा। जी हाँ, 2 से डिवाइड होगा, 2 पंजे 10 होते हैं, ठीक है। 10 जो है 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10 होते हैं। तो यहां पर हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि 10 जो है उसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं। यहां पर ये 4 नंबरों से अलग अलग डिवाइड हो जाता है, इट मींस 10 एक कंपोजिट नंबर है। तो बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कह रही है कि भैया अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। किसकी मल्टीप्लाई में? प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में। ऐसे आप समझिए कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे कि 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5, 2 पंजे 10 होते हैं। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, किसी से भी नहीं कटेगी, और इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बस सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें सीखनी है आपको, बस लेटे बैठे मेरे साथ, ठीक है। रिकॉल होता रहेगा, वार्म अप होता रहेगा, ब्रेक का टाइम आपका चल रहा है चाय का, ठीक है जी। ऐसे ही कोई और नंबर ले लेते हैं, मैंने 12 ले लिया फॉर एन एग्जांपल, ठीक है जी। 12 नंबर ले लिया, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं भैया? 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, ठीक है जी। तो हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कोई सा भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है और सबका लिखने का तरीका यूनिक होगा। जैसे कि 10 को लिखा जाएगा 2 × 5, 12 लिखा गया 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तियां 12, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो यही कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। उसको लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, किसकी फॉर्म में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर की गुणा में, ठीक है जी। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी, सबकी अलग अलग होती है, बस सिंपल। एक ये चीज ध्यान रखना है। इसमें से कुछ सवाल बनते हैं, वो सवाल क्या बनते हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो जो बच्चों ने इस लाइव सेशन को लाइक ना किया हो, लाइक और शेयर करते चलना, जो अभी अभी जुड़े हैं। टाइम टेबल मैंने बता दिया है, लाइव सेशन शुरू से देख लेना, उसमें आपको टाइम टेबल दिख जाएगा पूरे 1 हफ्ते का, मैथ के एग्जाम तक का, कि मैं क्या क्या आपको कराने वाला हूं, ठीक है जी। चलिए, तो दूसरी चीज है इसकी प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। सवाल कैसे बनेंगे वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, झलक, ठीक है। झलक दिखला जा, जरूरी है झलक भी। अब अगला सवाल आता है जो 3 नंबर में आता है, ठीक है। 2 में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी को आपको प्रूफ करना है। अब प्राइम फैक्टर निकालने आपको आने चाहिए, ठीक है। बहुत आसान होते हैं, सिर्फ डिवाइड करना होता है बस, और कुछ नहीं होता। ये चीज आप कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ फॉर्मूला बता देता हूं क्या चीज मतलब है इसका भी सब। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी आपके लिए एग्जाम में सवाल आएगा, बोर्ड एग्जाम में, कि भैया मान लीजिए √5 को इरेशनल साबित करो। तो कैसे करते हैं उस सवाल को? उसकी एक पहले से ही एक मेंटेन, मतलब पहले से बनी हुई कुछ स्टेप्स हैं, आपको सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या वो स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले कुछ सवाल आ चुके हैं कि फंडामेंटल थ्योरम से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। सिर्फ झलक मार लो अभी, मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्व करके दिखाओ, सिर्फ झलक, जस्ट फॉर एन आइडिया कि अच्छा इस चैप्टर में ये होता है, ठीक है। पेपर जब आपका हो जाएगा सोशल साइंस का, उसके बाद हम टूटेंगे इन सवालों के ऊपर, ऑलराइट। तो झलक मार लो फिर। झलक क्या है भैया? एक्सप्रेस द नंबर। इस नंबर के आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सिंपल है, कैसे आप करेंगे? आप यहाँ पर 3825 लिखेंगे और इसके प्राइम फैक्टर निकालना आपको आते हैं। भाई 3 से डिवाइड होगा, पहले 3 से कर दो, इस तरह से आपको करते चलना है। 3 से हो जाएगा भैया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, ऐसे फिर 3 से हो जाएगा, 3 से कर दो। बस जो भी आए इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो तो वो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे आपको इसको कर लेना है, बस झलक मार लो फटाफट से। ऐसे ही अगला क्या है? द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कहां गया? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सबसे छोटा 2 डिजिट का, 2 अंकों का कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ये बताइए मुझे आप। देखूं आपको पता भी है या फिर बस सब लुटिया डूब चुकी है आपकी, इतने टाइम से मैथ नहीं पढ़ी आपने। सबसे छोटा 11 कमेंट कर रहे हैं, 11 नहीं होता। 20 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 12 भी नहीं होता, ठीक है। 4 तो 2 डिजिट का है ही नहीं। 10 भी आ रहा है, जी हाँ ठीक है। चलो मैं आंसर बता देता हूँ टाइम वेस्ट किए बिना। 10 इसका सही जवाब है। जिन बच्चों ने 10 कमेंट किया है बिल्कुल सही जवाब है। 10 वो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है जो कि कंपोजिट है, ठीक है। 10 से छोटे तो बाकी 9 है, लेकिन 10 ही है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो 2 डिजिट वाला है वो तो आपका हो गया 10। और दूसरा क्या है? एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो है
वो बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं बता दो, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? क्या 1 होता है, क्या 2 होता है, क्या 3 होता है, क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी, कमेंट आ रहे हैं, सही जवाब भी आने लगे हैं। यस, वेरी गुड, 4। ठीक है, 44 नहीं 4, यस 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। तो बस 10 और 4 का आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे आसान तरीके से एलसीएम समझना, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इनके दोनों के पहाड़े में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, ऐसे समझ लो। तो दोनों के पहाड़े में भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 3 12, 4 4 16, 4 पंजे 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 3 30। ये लो जी, खुद देख लो, सबसे पहले दोनों के पहाड़े में कौन सा नंबर आ रहा है? 20 आ रहा है। तो इट मीन्स बस 20 इन दोनों का जो है वो एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप सही आंसर लगा देंगे। एमसीक्यू था, इनकी शॉर्ट ट्रिक दूंगा मैं आपको। ठीक है, पेन पेंसिल एक तरफ रख देना पेपर में, ऐसे हाथ बांध के बैठ जाना, तो यूं देखना, सवाल नंबर 1 जवाब सी, सवाल नंबर 2 जवाब डी, सवाल नंबर 3 ऑप्शन ए। ऐसे करोगे आप एमसीक्यू, बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं। तो बस वो चीजें आपकी वार्म अप में होंगी, बस ध्यान रखना। ऐसे ये सवाल है, आपको अगर एचसीएफ दे रखा है तो भैया एलसीएम बताओ। तो एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा मैं, फॉर्मूला यहाँ पर अब मैं आपको लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका वो है कि कोई से भी अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं, अगर 2 नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है 2 नंबर हैं, कोई भी, लेट सपोज एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो उन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी, जो गुणा होगी, वो जो गुणा होगी वो बराबर होगी उन दोनों नंबर के एचसीएफ के और उन दोनों नंबर के एलसीएम की गुणा के बराबर। ये ध्यान रखना, किन्हीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इस फॉर्मूले का यूज करना है उस सवाल में, सवाल सोल्व हो जाएगा। ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर से। दूसरा सवाल फटाफट से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका आएगा प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनैलिटी, कि भैया √5 को इर्रेशनल साबित कर दो। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जैक्ट स्टेप्स है, आपको वो स्टेप्स फॉलो करनी है और आप लिख के आना है, आंसर आ जाएगा। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, प्रॉपर तरीके से समझना हो समझ लेना। 4.6 मिलियन, 4.5 मिलियन से ज्यादा इसके ऊपर व्यूज हैं। तरीका क्या है? तरीका देख लो। हर एक सवाल में अगर ऐसा कोई सवाल आएगा, चाहे √3 आए, चाहे √2 आए, चाहे √5 आए, यही स्टेप्स एज इट इज आपकी फॉलो होंगी। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, √5 को रेशनल मान लेना है। जो भी सवाल आए हमें इर्रेशनल साबित करना है, उसका उल्टा मान लो, उल्टा मान लो, अपनी बात को गलत साबित कर दो, तो ये बात सही हो जाएगी। सिंपल एज दैट। जैसे कि मैंने मान लिया भैया मुझे इसको जो है पेन साबित करना है, ठीक है, तो मैं मान लूँ ये पेन नहीं, ये तो एक पानी की बोतल है। मैंने मान लिया ये तो पानी की बोतल है, ऐसे मैंने मान लिया। अब मैं बताऊंगा यार पानी की बोतल में तो ढक्कन होता है, पानी की बोतल में तो पानी रख सकते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, ये पेन ही है। ऐसे इसको साबित करना होता है, ये इसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, 2 + √5 भी आ जाता है। हाँ, वो वाला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेप्स इससे भी छोटी हैं, वो मैंने इसी वीडियो में बता रखा है, उसका भी वो और भी आसान है, क्योंकि उसमें √5 जो है ये अलग से होता है, ऑलरेडी आपको बता रखा होता है, उसकी स्टेप्स और भी कम है। तो ये वाली वीडियो देख लेना। फिलहाल क्या स्टेप्स है मैंने आपको बता दिया है। तो √5 को हमने रैशनल माना कि भैया ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो भैया इसको हम क्या कर सकते हैं, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, ये लो जी मैंने लिख दिया, √5 बराबर A/B, A/B P/Q बटे की शक्ल में लिख दिया, जहां पर A और B जो हैं ये कोप्राइम है। ये वर्ड समझ लो, कोप्राइम, ये बहुत जरूरी है। कोप्राइम का मतलब होता है 2 ऐसे नंबर जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो 1, ऐसे नंबर कोप्राइम होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 2 नंबर मैंने लिया 4 और 5। अब इन दोनों का जो फैक्टर है सिर्फ 1 है, 1 ही इनके फैक्टर में आता है और कोई नहीं आता, तो ये कोप्राइम है। अब यहाँ पर बच्चों को एक डाउट होता है क्या कि सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर ये कोप्राइम कैसा होता है? तो भैया ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कोप्राइम में प्राइम नंबर ही आएंगे, ठीक है, कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे कि 10 और 11 की मैं बात करूँ, 10 और 11, अब 11 प्राइम है, 10 प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों साथ में कोप्राइम है, क्योंकि इनका जो एक कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है। तो कोप्राइम का मतलब होता है ऐसे 2 नंबर जिनका सिर्फ 1 ही एक अकेला फैक्टर हो। तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि A और B 2 नंबर हैं कोप्राइम, मतलब इनका जो फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब 1 ही इनको काट सकता है, 1 के अलावा कोई और नहीं काट सकता। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आगे सवाल में काम आएगी, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है जी, दिमाग में फिट कर लो। अब देखिए
वो बी जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो हुआ तो भैया नंबर खत्म हो जाएगा, इसीलिए नहीं होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। अब इसका दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 ही आ जाएगा, रूट हट जाता है किसी भी रूट वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सिंपल एज दैट। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो बी नीचे से इधर आ गया और 5 इधर से नीचे चला गया। अब समझो बात, ये बात आपको लिखनी है। बात ये लिखनी है कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ए ने 5 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा करना है। अब यही चीज हमें ए की जगह कुछ और रख के ट्राई करनी है। फिर हम स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर जो होगा फिर रूट हट जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है जी, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये चीज सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये बी को भी डिवाइड कर देगा। अब देखिए वही कोप्राइम वाली बात आ गई कि मैं तो कह रहा हूं कि ए और बी जो है ये कोप्राइम है, लेकिन 5 ने ए को भी डिवाइड करा और 5 ने बी को भी डिवाइड करा। इट मींस ये तो एक के अलावा 5 से भी डिवाइड हो गए। और मैंने क्या बताया कि कोप्राइम तो वो होते हैं जो सिर्फ 1 से ही, मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 5 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 5 भी इनका कॉमन फैक्टर हो गया। तो भैया ये तो गलत बात हो गई, कोप्राइम नहीं है फिर तो ये। ठीक है, या तो ये कोप्राइम नहीं है या फिर हमने गलत माना है कि ये रैशनल नहीं है, एक ही बात हो सकती है। लेकिन जब हमने कहा, हम कह रहे हैं कि ए और बी कोप्राइम है, तो इट मींस ये नंबर फिर रैशनल नहीं है, ये नंबर इरेशनल है, इसी में लोचा है। समझ में आई बात? तो ऐसे आपको इसको एंड में प्रूफ कर देना है कि भैया हमने जो माना था, यहाँ पर आपको ये लिखनी है स्टेटमेंट कि भैया हमने जो माना था, हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। 5 तो दोनों को काट रहा है, ए को भी काट रहा है, बी को भी काट रहा है, दोनों को भाग कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। लेकिन ये तो हमने जो माना था उसका उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया तो भैया इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है वो कोप्राइम है। हमारे नंबर में लोचा है, हमारा जो नंबर है यही इरेशनल है, ये रैशनल नहीं है। ऐसे आपको इसको करना है। ठीक है जी, ये था आपका पहला चैप्टर। फटाफट से 10 मिनट में पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। 6 नंबर के सवाल आएंगे, 6 नंबर डन। सिर्फ माइंड में बिठा लेना, क्योंकि जब मैं आपके सोशल साइंस के पेपर के बाद ये सवाल करवाऊंगा ना, फिर ये मत पूछना कि सर ये कैसे हुआ, सर ये क्या कर दिया आपने, फिर ये मत पूछना बता रहा हूँ कोड दूंगा मैं कैमरे से निकल के अंदर आपके फोन से बाहर निकल के, ये चीज़ नहीं। तो ये वार्म अप अभी हो रहा है ताकि जब मैं वो चीज़ें करूँ तो आपको क्लियर है, अच्छा इस चैप्टर में ये चीज़ हुई तो थी, बताया तो था सर ने, इसीलिए। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं फिर फटाफट से। अगला चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी वालों बहुपद। ठीक है जी, बहुपद कहते हैं। जो बच्चे नया है फटाफट से 3000 लाइक कर दो ना यार, क्या जा रहा है तुम्हारा, 2800 लाइक दिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, फटाफट से 3000 लाइक कर दो, मैं पानी पी लेता हूँ। सर आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे बताइए। भाई मेरे 90+ मार्क्स आए थे। ठीक है, मेरा जो था A1 था 10th क्लास के अंदर, क्योंकि 10th से ही मैथमेटिक्स मेरा स्पेशल, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, ये आप कह सकते हैं। तो इसीलिए वहीं से मेरा मैथ्स पढ़ाने को लेकर इंटरेस्ट जागा, वहीं से मैंने सोच लिया 10th क्लास से मुझे भैया मैथ्स का टीचर बनना है, सिंपल एज दैट। 11th-12th करी, ठीक है, टीचिंग का कोर्स किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, टीचिंग के कोर्स में एडमिशन हुआ। फिर 2 साल मैंने ये सीखा कि पढ़ाते कैसे। जी हाँ, ऐसे नहीं कि मैं उठ के आगे पढ़ाने लग गया बस, 2 साल ये सीखा कि पढ़ाते कैसे हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर ट्रेनिंग ली टीचर्स की, अलग अलग स्कूल्स के अंदर जाके पढ़ाया। उसके बाद मैंने फिर बीएड किया। ठीक है, बीएड जो होता है अपर लेवल तक का होता है, 10th क्लास तक का होता है। ठीक है, फिर उसमें मैंने 2 साल और सीखा कि पढ़ाते कैसे हैं अपर लेवल तक को। तो इतना पढ़ा के फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अलग अलग दिल्ली के कई स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 8 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मुझे ये पता है कि पढ़ाया कैसे जाता है। मैं एक ही चीज़ को 3-3, 4-4 अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा सकता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है एक क्वालिफाई और प्रोफेशनल टीचर में और एक नॉर्मल जो कोई भी आपको पढ़ा रहा होता है। तो इसीलिए प्रोफेशनल टीचर्स ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ों को समझा पाते हैं। ऑलराइट, क्लास कब तक चलेगी? 6, सवा 6 तक खत्म। ब्रेक का टाइम था 1 सवा घंटे के लिए, मैंने कहा था लाइव आऊँगा, इसीलिए पानी पी लूँ फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी 2 ही चीजें पढ़नी है, 2 ही चीजों में से सवाल आएगा बस। 2 चीजें क्या क्या है बता देता हूं आपको। फर्स्ट वन इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल के, एक बहुपद के हल। और दूसरी चीज है उनका रिलेशन। ठीक है, रिश्ता। अब ये पॉलिनोमियल क्या बला है फटाफट बताता हूं, बहुत आसान है। पॉलिनोमियल का हिंदी में नाम है बहुपद। बहु जो बना है ये बना है एक वचन और बहुवचन से, सिंगुलर और प्लूरल से। सिंगुलर मतलब कोई एक चीज, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीज। तो बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, सिंपल एज दैट। पद का मतलब होता है पद, टुकड़े।
टर्म्स, ठीक है जी। तो एक से ज़्यादा टुकड़े, ये बात हमें समझ में आती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर देखिए इसका एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टुकड़े हैं। अब ये टुकड़े कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। ये टुकड़े आपका करेगा ये निशान, कौन सा निशान है, ये है आपका माइनस का निशान। या तो माइनस का निशान इन टुकड़ों को अलग करेगा या फिर प्लस का निशान इन टुकड़ों को अलग करेगा। इन दो निशानों से, इन दो सिंबल से कोई भी पद जो है वो अलग अलग होती हैं, उनके पीछे प्लस या माइनस इनको अलग करेगी। अगर मल्टीप्लाई है तो वो अलग नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है कि 3x²। तो इसका मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाई x², लेकिन ये पूरा एक ही टर्म है, तो मल्टीप्लाई पदों को अलग नहीं करती, ठीक है जी। डिवाइड की बात करूं, अगर यहाँ पर होता 3/2x², तो ये दो नीचे बटे में है, डिवाइड में है, लेकिन ये एक साथ ही बोला जाएगा। तो डिवाइड भी टुकड़े नहीं करती। कौन करती है टुकड़े, प्लस और माइनस से ही टुकड़े होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जीरोस, अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। जीरो, जीरो अंडा जीरो, जी हाँ। तो यहीं से समझ लो, मतलब पॉलिनोमियल का मतलब, जीरोस का मतलब ही यही है कि यहाँ पर ये जो आपको x दिख रहा है, या जो भी वेरिएबल होगा, y हो सकता है, z हो सकता है, b हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो भैया इसकी जगह हम ऐसा क्या रख दें, क्या रख दें, ऐसा क्या रख दें कि ये इस इक्वेशन को या इस पॉलिनोमियल को जस्टिफाई कर दे, या इसकी वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, जो वैल्यू हम उस वेरिएबल में, उस चर में रखें जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, वही उसका जीरो है। सिंपल एज दैट कि भैया XYZ जो भी होगा उसकी जगह मैं ऐसा क्या रख दूं कि वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो भैया वही होती है उसके जीरोस। सिंपल, आइए करके दिखाता हूं। देखिए जैसे कि यहां पर अगर मैं इसी की मिसाल लूं, 3x² और बीच में क्या था हमारा, माइनस था, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर x की जगह 0 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं लेट सपोज x की जगह पर 0 रखूं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। अब यहां पर अगर मैं x की जगह पर 0 रखूं तो यहां पर ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 × 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब यहां 0 से मल्टीप्लाई, और 0 से मल्टीप्लाई मतलब 0 एक ऐसा राक्षस है कि अगर उससे आप किसी की भी मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0 उसको खा जाएगा। जी हाँ, खत्म, खा गया। 0 एक ऐसा राक्षस है, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही माइनस कर देंगे। अब 6 × 0, 0 तो राक्षस है, आजा जिस मर्जी से भिड़ा दो, खा जाएगा। जी हाँ, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा 0 बराबर 0, तो हमारा पॉलिनोमियल या ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गई। तो इट मीन्स एक ये जो 0 है ये इसका एक हल है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, वेरी गुड। 3000 लाइक हो गए हैं। अगला हम रखते हैं 3500, मतलब 3500 लाइक का टारगेट। जो बच्चे नए आए हैं फटाफट से ज्वाइन करके इसको लाइक कर दो। अब देखिए कुछ और रख के देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर लेट सपोज 2 रखूँ, ठीक है, अब 2 रखूंगा तो यहाँ पर 3 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 × 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 2 दूनी 4 होता है, -6 दूनी 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 चौक 12 होते हैं, 12 में से 12 गए भाई, 12 में से 12 माइनस हुए। आपके पास 12 समोसे थे, 12 के 12 खा लिए, क्या बचा, चाय बची खाली है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी हमारा पॉलिनोमियल जस्टिफाइड हो गया। इट मीन्स 2 भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो यही होते हैं जीरोस कि x या जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यूज जो वैल्यू हम पॉलिनोमियल में रखें और वो उसको 0 कर दें, तो वो होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसके जीरोस क्या हैं, 0 और 2 इसके जीरोस हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत मजे से क्लियर हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या समझना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या बला है, कोएफिशिएंट ये जो वर्ड है इसको समझो। अब आप बहुत मजे से समझाता हूं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है, इसका मतलब बता देता हूं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल देसी, ठीक है, बिल्कुल। कोएफिशिएंट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है के साथ वाला, के साथ वाला, बस ऐसे समझ लेना। जहां भी पेपर में ये वर्ड देखने को मिल जाए इसकी जगह आप ये पढ़ना, के साथ वाला। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ वाले। अब ये के साथ वाला मतलब भैया x² के साथ वाला, x के साथ वाला, ऐसे आपको समझना है। तो यहां पर हम देखें x² के साथ वाला तो है 3 और x के साथ वाला है 6,
ऐसे आपको पढ़ना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स का 6 है, ठीक है, ऐसे आपको करना है। इनके बीच में एक रिश्ता होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तो बताओ भैया, भूल गए क्या टाइम टेबल? टाइम टेबल भूल गए क्या यहाँ पर आप लोग? टाइम टेबल ध्यान है ना आपको? जिसने नहीं देखा हो देख लेना, मैथ स्टैंडर्ड भी आपकी होगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, उसके बाद जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कराऊंगा, केस बेस कराऊंगा, स्टैंडर्ड के भी लूँगा, मैथ के बेसिक के भी लूँगा, तो भैया दोनों के ही लिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए जी, अब इसके रिश्ते की हम बात कर लेते हैं। रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता ये है, ये रिश्ता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई क्वाड्रेटिक क्या भला है? क्वाड्रेटिक का मतलब जिस पॉलिनोमियल में एक्स वाई जेड जो भी है उसकी पावर 2 हो। जैसे कि मेरे इस पॉलिनोमियल में जो मैंने पीछे लिया था 3x² माइनस का 6x, इसमें x की पावर 2 थी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर x की पावर 1 होती तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता, ठीक है जी, ये बातें पता होनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक कर्व, ऐसा करके एक पैराबोला बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को एक जगह काटता है, इसीलिए जब आप लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को दो जगह काटता है, इसीलिए जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे उसमें एक्स या वाई जो भी होगा उसकी दो वैल्यू आएंगी। हमारे पास 3x² था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसीलिए x के दो आंसर आए थे। समझ में आई बात? एक एक चीज क्लियर है, ये है मजेदारी मैथ्स की कि हम प्रूफ कर सकते हैं चीजों को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ मेरे मुन्ना आ जाओ, मुझे पता है कि 7 तारीख को आपका एसएसटी का एग्जाम है, इसीलिए पूरे दिन लाइव नहीं आ रहा। सिर्फ आप जो ब्रेक लेंगे सुबह से शाम तक एसएसटी पढ़ के आप जो थक चुके होंगे, आपको थ्योरी के बीच में एक ब्रेक चाहिए होगा, उस ब्रेक में मेरे पास आओ, 1 घंटा मुझे देखे जाओ, मैथ्स का वार्म अप कर लेंगे, ताकि एसएसटी के बाद जब मैं टूटूं आपके ऊपर 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम लाइव आए, पेपर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और बहुत कुछ करें, तो जब आपको चीज़ें पता हो कि क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इस वार्म अप के लिए ये वाले लाइव आपके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब रिश्ता क्या है, रिश्ता सुन लो। अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस है तो ये रिश्ता होता है कि अगर हम उन जीरोस का सम करें, अगर हम जो हमारे हल आए हैं उनको जोड़ दें, जैसे x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 2 आई थी, अगर हम इनको जोड़ दें 0 + 2, जीरोस का सम कर दें, तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो 2 आएगा। सम 2 तो आएगा, 2 + 0 2 होता है, तो वो सम क्या है? वो सम होता है -b/a, -b/a होता है। मतलब ये आपका a है, ax² + bx + c, ऐसी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये कह रहा है वो होगा -b/a, रख के देख लो भैया, -b की जगह क्या है? -6 है, तो -6/a, a क्या है? 3 है। अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, नीचे 3 ऊपर 6, 3 दूनी 6। अरे हाँ, ये तो 2 ही आ रहा है, ये तो बात सही है भैया कि जीरोस का सम जो होता है वो -b/a होता है, मतलब -b/a होता है, मतलब हमने इसको माइनस करा तो 2 ही आ रहा है, और सम का भी हमने करके देख लिया, 2 का 2 ही आ रहा है। तो ये एक रिश्ता होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। बस सवाल जब करेंगे ना पेपर के बाद आपके सोशल साइंस के, जब आपको ये चीज़ें काम आएंगी, अब इसलिए ध्यान रखो कि ये होता है, ताकि जब कराऊं तो आपको क्लिक हो जाए कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, इसलिए करा रहे हैं सर। अब अगला रिश्ता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस की गुणा, जो हमारे जीरोस आए हैं ये वाले, इनकी गुणा जो होती है वो गुणा किसके बराबर होती है? वो c/a के बराबर होती है। आइए देख लेते हैं, इनकी गुणा करते हैं तो 0 2 की क्या मल्टीप्लाई क्या होगी? 0 आएगी, 2 0 0 होता है। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट जो होता है ना वो c/a होता है। आइए देख लेते हैं। अब c तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में c की जगह कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो हम 0 कंसीडर करेंगे। और नीचे क्या होता है? a होता है, a क्या है? 3 है। अब यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो 0 आएगा, तो हाँ बात तो सही है, प्रोडक्ट ऑफ 0 तो बस 0 ही आ रहा है हमारा दोनों कंडीशन में, तो यस। तो ये 2 रिश्ते होते हैं, आपको बस ये रिश्ते ध्यान रखने हैं। और कई बार MCQ आ जाएगा, आपको जीरोस दे दिए जाएंगे और आपको ये पॉलिनोमियल बनवाया जाएगा, तो आप इसका यूज़ करना है। अगर आपको जीरोस पता हो तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखना x², फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें ये पता ना होता, ठीक है, हमसे कहता भैया हमें 2 जीरोस आपको दे रखे हैं, ये वाले 2 जीरोस, इनसे आप पॉलिनोमियल बताओ, तो हम क्या करते? सबसे पहले हम लिखते हैं x², फिर हम लिखते हैं माइनस, फिर हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, तो 2 + 0 कितना होता है आपका? यहाँ पे 2 आता है, इस तरीके से, ठीक है जी। ये लिख देते आप सम, और यहाँ पे लगा देते आप x, इस तरीके से लगा देते। और फिर क्या होता?
फिर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्लस में आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपका हो जाए 2 आता, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप कह रहे हैं सर ये तो गलत है, अलग अलग आ गई, गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ भैया, इसको डिवाइड कर दो ना, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यही आएगी आपकी। तो ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल निकालने को आ रहा है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बस ध्यान रखना है अभी जब सवाल करेंगे जब लगाना। तो पॉलिनोमियल में से सिर्फ ये ही चीज़ें आनी हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला चैप्टर ले लेते हैं फटाफट। मैंने क्या बताया, छोटा लाइव है, 1 सवा घंटे का लाइव है, मैं आपको सिर्फ वार्म अप करके जाना चाह रहा हूँ। 2 चैप्टर हो गए, टोटल 14 चैप्टर है, 7-8 आज करा दूंगा, 7-8 कल करा दूंगा, बस टेंशन खत्म। 2 तो हो गए हमारे, 3-4 और करने, लाइफ खत्म, फिर जाके अपना पढ़ते रहना सोशल साइंस। क्या दिक्कत है, आपको ब्रेक भी मिल जाएगा बीच में, मैथ का भी वार्म अप हो जाएगा। तो ऐसे आपको लेके चलना है, ऑल राइट, ठीक है, क्योंकि 4 दिन में फिर बहुत मुश्किल है मैथ सारा, आप बहुत अच्छे मार्क्स अगर लाने की सोच रहे हो, 4 दिन में दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए सब पढ़ते हैं अगला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हिंदी में है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले मतलब इसके अंदर 2 वेरिएबल हो, 2 ऐसी चीजें हो जिनकी वैल्यू बदलती हो, वो कैसे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया अभी अभी पॉलिनोमियल में कि लीनियर पॉलिनोमियल की एक सीधी रेखा बनती है, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन की एक सीधी लाइन बनेगी। लेकिन 2 है, यहाँ पर जोड़ा है, युग्म है, मतलब 2 अलग अलग इक्वेशन होंगी और उनमें भी 2-2 वेरिएबल होंगे। ऐसे आपको पढ़ना है। क्या क्या चीजें हैं उनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 2 तरीके से वो सॉल्व होती हैं, एक तो ग्राफ के ऊपर और एक आपका थ्योरेटिकली, इसको हम अलजेब्रा की फॉर्म कहते हैं, अलजेब्रा मतलब लिख के, ऐसे 2 तरीकों से वो सॉल्व होती है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं क्या क्या तरीके हैं। अब देखिए 2 इक्वेशनें हैं, आप समझो बात, 2 इक्वेशनें हैं, अब दोनों की ही सीधी लाइन बनेंगी, तो एक चीज ये समझो, 3 तरीके से वो भिड़ेंगी आपस में। कितने तरीके से, 3 तरीके से। 2 लाइनें 3 तरीके से ही भिड़ सकती हैं, इससे अलावा किसी और तरीके से नहीं भिड़ेंगी। सिर्फ 3 तरीके। क्या हैं वो 3 तरीके, वो 3 तरीके आपके ये हैं। क्या है, पहला तरीका तो आपका ये है कि भैया एक लाइन बनी ऐसे, ठीक है, और एक लाइन बनी ऐसे, मतलब ये कहीं पर कैसे भी बन सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह पर आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, सिर्फ एक जगह पर ही क्रॉस करेंगी। पहला तरीका आपका ये होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि भैया एक लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन भी यही है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, इस तरीके से छुपा लिया एक ने दूसरी को। एक तरीका आपका ये होगा। या फिर तीसरा तरीका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि वो टच ही नहीं करेंगे, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना चल रहा है इनके लिए, अभी भी बिल्कुल टच ही नहीं कर रही, एक दूसरे से एक गैप बनाया हुआ है, एक इक्वल गैप बनाया हुआ है। इन्हीं 3 तरीके से 2 लाइनें आपस में भिड़ सकती हैं। इनके अलावा चौथा तरीका आप मुझे लाके दिखा दो अगर कोई हो तो, है ही नहीं। जी हाँ, इन्हीं से कर सकती हैं। तो अब क्या होगा, अब देखिए समझिए, अगर एक जगह पर वो टच कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो इट मीन्स उसकी एक वैल्यू आएगी, एक ही सॉल्यूशन आएगा। वो सॉल्यूशन इस जगह के पॉइंट्स होंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर रही हैं, इट मीन्स हर एक पॉइंट के ऊपर आंसर आएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल, मतलब हर एक पॉइंट पे एक सॉल्यूशन है, एक वैल्यू है, अनंत हल यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं। ऑल राइट, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहां पर तो ये आपस में टच ही नहीं हुई, छुआ ही नहीं, काटा ही नहीं, तो फिर क्या, तो फिर नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, आंसर आप निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसी लाइन बन गई तो बल्ले बल्ले सवाल छोड़ के आ जाना, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे आंसर। ये 3 तरीके आपके होते हैं। अब ये देखें कि क्या आंसर आएगा, लेकिन इतना लंबा थोड़ी करना पड़ेगा कि पहले इक्वेशन सॉल्व करो, फिर उनकी लाइनें बनाओ, फिर देखो कटे तो आंसर आए, फिर ले, ऐसे नहीं करना। एक दूसरा तरीका भी है, बिना ये बनाए, बिना उनके ग्राफ बनाए आप पता लगा सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका ये है, वो तरीका ये है। क्या तरीका है, देखिए 2 इक्वेशन होंगी आपके पास, तो पहली इक्वेशन का आप नाम दे दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए a2 का, a2x प्लस b2y
प्लस C2, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। चैप्टर का नाम ही यही है, दो इक्वेशन, युग्म दो किसके, रेखिक समीकरण के, जिसमें x की पावर सिर्फ 1 हो और इक्वेशन हो और चर हो दो दो, मतलब एक x हो गया, एक y हो गया, तो ये नाम है। अब ये दो इक्वेशन है, आप देख लो, अगर इनका ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, भैया दो इक्वेशन होंगी, a1/a2 b1/b2 के बराबर अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर ये नहीं है तो इनका सिर्फ और सिर्फ वन यूनिक सॉल्यूशन, एक हल आएगा। जी हाँ, बिना ग्राफ बनाए इक्वेशन को देख के समझ जाना, जब सवाल करवाने जाऊं आपको क्या समझ जाना कि अगर a1 a2 बराबर नहीं b1 b2 के, एक सॉल्यूशन आएगा, मतलब वो ऐसे करके क्रॉस करेंगी, ऐसे समझ जाना, ठीक है। अगर तीनों बराबर आ जाएं, मतलब a1/b2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाएं, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनंत हल एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। अगर तीनों चीज़ें बराबर आ जाए, a1/a2 यहाँ पे जो नंबर होंगे वो यहाँ नंबर बराबर आ जाए, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, ऐसे समझ जाना। अगर पहले तो बराबर आ जाएं, a1 a2 b1 b2 बराबर आ जाए, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, तो भैया क्या, तो भैया पैरेलल हैं, नहीं चढ़ रही, नहीं छू रही, नहीं काट रही, नहीं टच कर रही, खत्म, ठीक है। ऐसे आपको इसको करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x/x, तो x के साथ यहाँ पर क्या क्या है, एक बार तो x के साथ 4 है और एक बार जो है वो 1 है, और क्या है 7 और 1 है, तो बराबर नहीं है, इट मीन सॉल्यूशन आएगा। अब सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूशन लेकर भी आओ, कैसे लाओगे, दो तरीके होते हैं, आपकी बुक में आपको दे रखा है, दो तरीके कौन कौन से हैं आपके, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। इन दो तरीकों से सवाल सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है जी। जब आपका पेपर आएगा तो इन दो तरीकों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 बजे तक, 6:15 तक क्लास ओवर हो जाएगी। 6-7 चैप्टर का रिकॉल था, छोटा सा एक ब्रेक लिया है मैंने, ताकि ब्रेक में आपको वार्म अप करके चला जाऊँ, बाकी टाइम आप पढ़ते रहना अपने एग्जाम का। तो तरीके क्या है, दो तरीके हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपको किसी एक के बदले पर दूसरी चीज रखना, ठीक है। पानी पीना था, पानी के बदले नारियल पानी पी लिया, तो भैया नारियल पानी क्या हो गया, पानी का सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। मुझे प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीद के पी ली, तो पानी पीने के बदले मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो पानी का सब्स्टिट्यूट कोल्ड ड्रिंक हो गया। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जब हम एक की जगह दूसरी वैल्यू रखें, जैसे कि इस सवाल में हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये इक्वेशन है दो आपके पास, एक है आपके पास 4x + 7y = 5 और एक है आपके पास x + y = 5। कैसे सॉल्व करें, मैं क्या करूं, किसी एक की वैल्यू निकाल लूं। मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल ली 5 - x। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं इसमें रख दूं ऊपर, ठीक है, इसमें रखूंगा तो 4x ऐसे ही रहेगा, प्लस का 7 ऐसे ही रहेगा, y की जगह 5 - x रख दूंगा = 5 रहेगा। अब यहाँ पे 4x ऐसे ही रहेगा, 7 × 5 = 35 होते हैं, -7 का x हो जाएगा = 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर सॉल्व कर लो, 7x में से 4x जाएंगे, माइनस के 3x बचेंगे, माइनस का 3x बचेंगे, ये 5 इधर था, ये वाला 35 उधर जाके माइनस का हुआ, तो यहाँ पर से माइनस का आपका क्या बचेगा, माइनस का जो है आपका वो बचेगा 30 बचेगा। तो इस तरीके से आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपकी x की एक वैल्यू निकल के आएगी, ऐसे ही वो वैल्यू आप दूसरी रख देंगे ऊपर तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आपको वैल्यू निकाल लेनी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरी की वैल्यू निकालना, आंसर लेकर आना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना। बिग बॉस अगर देखते होगे तो सुना होगा आपने कि ये वाला जो प्लेयर है ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट मतलब खत्म हो गया, कट गया, ऐसे आपको इसको समझना है। तो एलिमिनेट में हमें एक्स या वाई किसी एक को काटना पड़ेगा, या तो एक्स को काट दो या वाई को काट दो। कैसे काट सकते हो, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि ये एक वार्म अप लाइव है आपका, छोटा लाइव, ताकि आपको जब पता रहे, जब हम करेंगे आपका सोशल साइंस के बाद, तो ये चीज़ें जब होंगी, जब आपको पता रहेगा अच्छा हाँ ये ऐसे इसलिए हो रही है, रीज़न आपको पता होगा। तो जब मुझे रीज़न नहीं देना पड़ेगा तो हम ज़्यादा अच्छे से सवालों को जल्दी ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। एलिमिनेशन मतलब काटो। अब एक्स को बराबर कर लो या वाई को बराबर कर लो। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6x हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6x हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऐसे आपको इसको काटना है। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y + 3 अट्ठे 24, ये हो गया। इसकी 2 से करी, 2 तिया 6x, 2 से करूँगा 2 दूनी 4y, 7 के करूँ 2 सत्ते 14। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होके 6x प्लस का ये माइनस का कट गया, एलिमिनेट हो गया।
ये करना होता है यहाँ पे, आगे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो ये होता है एलिमिनेशन। तो इन दो तरीकों से आपको सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। समझ में आ गई बात? ये हम करेंगे जब सवाल करेंगे। अभी सिर्फ वार्म अप था आपको, अब आपको पता रहेगा कि जब मैं आपका 7 तारीख से आऊँगा लाइव, ठीक है, प्रीवियस ईयर कराने, सैंपल पेपर कराने, फ्रीक्वेंटली आस्क कराने, केस बेस कराने, लॉन्ग आंसर कराने, शॉर्ट आंसर कराने, आपको पता होगा कि अच्छा ये चीज़ इसलिए हो रही है। समझ गए? यही मेरा मकसद है इन लाइव करने का। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर फटाफट से शुरू कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद 2-3 चैप्टर और बचेंगे, लाइव आज का हम एंड कर देंगे। टाइम बहुत कम ले रहा हूं मैं आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब आपको पता है समीकरण, एक इक्वेशन जिसमें कुछ इक्वल का निशान हो, जैसे कि यहाँ पर ये इक्वल का निशान आप देख रहे हैं। और क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें जो भी हमारा एक्स वाई जेड हो उसकी पावर 2 हो, उसका स्क्वायर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आती है? यह बात समझ में आती है। क्या क्या इसमें करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि सबसे पहले स्क्वायर वाला वेरिएबल होगा, फिर एक पावर वाला होगा, फिर वेरिएबल गायब हो जाएगा। पहले एक्स का स्क्वायर था, फिर खाली एक्स हुआ, फिर एक्स चला गया, गायब हो गया। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इतनी बात समझ में आई? क्या करना है आपको? क्या पूछा जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके। इसका एक सवाल या एक से ज़्यादा सवाल रखे हुए हैं आपके एग्जाम में, समझ लेना। फैक्टर करके आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं, तरीका सुन लो। बहुत आसान एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप ये करना, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का मैंने एक सवाल भी लिया है आपके लिए, तो प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा, सिर्फ अभी हिंट के लिए दिखाया मैंने कि सवाल कैसे आपके बनते हैं। तरीका फैक्टर करने का, स्टेप 1, स्टेप याद कर लो बस, स्टेप 1 लिखना भी कहीं नहीं, सिर्फ माइंड में सुन लो, ध्यान से समझ लो। स्टेप 1 क्या है? बाहर वालों की मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पर बाहर 20 है और यहाँ पर x² के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 कंसिडर करेंगे। तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई, 20 की 1 में मल्टीप्लाई करी, 20 आया, 20 आया, 20 आ गया। अब इस 20 के ऐसे टुकड़े कर लो कि प्लस और माइनस करके तो बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करके वापस 20 आ जाए। तो मैं टुकड़े कर लूंगा इसके 10 दूनी 20। क्यों? क्योंकि 10 दूनी 20 होते हैं और 10 में से 2 जाएगा तो मुझे 8 भी मिल जाएगा। ये मैंने इसके टुकड़े कर लिए। मुझे लाना है माइनस का 8x, तो भैया दोनों में x लगा दूंगा। अब माइनस का 8 लाना है तो बड़ा नंबर माइनस का कर दो, ये माइनस का कर दो, ये प्लस का कर दो, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 10x में से 2x जाएंगे, माइनस का 8x बचेगा। टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े आप यहाँ पर लाकर रख दो, x² एज इट इज लिखो, इस माइनस 8x की जगह आप लिख दो माइनस का 10x और प्लस का 2x, और माइनस का 20 एज इट इज लिख दो, 0 एज इट इज लिख दो। अब क्या करना है? अब आपको कॉमन लेना है मेरे प्यारे बच्चों। कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर था, 2x थे, 1x कॉमन आ गया, 1x बचा, ये लिख दिया। माइनस का x बाहर आ चुका, अंदर सिर्फ माइनस का 10 बचा, ये लिख दिया। ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ अब। ठीक है, यह इसको हटा नहीं रहा हूँ, इसको मैं साइड में कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैंने ये क्या किया है और क्यों किया है। छोटा करके साइड में कर दिया। चलो जी, अब दोबारा से कॉमन लेंगे, प्लस का प्लस लगाया, इन दोनों में 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2x था, 2 कॉमन आ गया, अंदर सिर्फ x बचा। ठीक है जी, अंदर माइनस है तो माइनस लगा दिया, 20 में से 2 बाहर आ गए तो 2 धाम 20, तो 10 बचा, यहाँ पर 10 आ गया। जब आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए समझ जाना आपने सवाल सही किया है, बिल्कुल सही किया है। अब जो 2 ब्रैकेट आए हैं उनको एक बार लिखना, बाकी की चीज़ों को अलग ब्रैकेट पे बंद करना, दोनों को 0 के इक्वल रखना। यहाँ से आपकी x की जो है वो 2 वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ऐसे होता है इसका फैक्टर, सिंपल एज दैट। इसके ऊपर आपके सवाल बनेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बनेगी, वर्ड प्रॉब्लम। कोई कहानी दी जाएगी आपको, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, ये बनेगी। इसके अंदर से बड़ा सवाल आपको देखने को मिलता है। बड़ा सवाल मीन्स 5-5, 6-6 नंबर के आपको सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रेन वाला सवाल, प्लेन वाला सवाल, एक ट्रेन इतने बजे चली, इतने टाइम पे चली, इतनी स्पीड बढ़ा दी तो जल्दी पहुंच गई, प्लेन वाला सवाल हो गया। ठीक है, इस टाइप के पानी वाले सवाल, तो ये सवाल इसी चैप्टर में से बनते हैं, बड़ा सवाल बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ऑल राइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके सवाल में से आपका ये एक तरीका ये होता है नेचर ऑफ फ्रूट्स वाला। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट मतलब जो इसके सॉल्यूशन आते हैं ना इसका, कि ये अलग अलग आएंगे। इसके 3 कंडीशन होती हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये अलग अलग आए,
ठीक है, अलग अलग आए। एक कंडीशन होती है सेम आएंगे, एक्स की दोनों वैल्यू सेम आएंगी, मतलब 2 आएगा तो 2 आएगा, 4 आएगा तो 4 आएगा। और एक कंडीशन होती है कि भैया नहीं आएंगे, जी हाँ, एक्स की वैल्यू ही नहीं आ पाएगी। तो इसको हम पता कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जिसको हम डी बोलते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये एक तरीका होता है जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कैसे इसको लगाते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल राइट, तो ये था मोटा मोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर से। सवाल कुछ ऐसे आ जाए, प्रीवियस का सवाल है, एक नेचुरल नंबर जो है जब उसको 12 से बढ़ाया जाता है, अब नेचुरल नंबर को अगर मैं n मानूं, उसको अगर मैं 12 से बढ़ा दूं, प्लस 12 कर दूं, तो वो क्या हो जाता है, इक्वल, बराबर हो जाता है किसके, 160 गुना, 160 गुना किसके, 160 गुना अपने ही उल्टे के, तो 1/n के। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी n + 12 इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई n। n जो है वो इधर चला जाएगा, n का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 12n हो जाएगा, और यहाँ पर इधर 160 है ही। फिर ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वही 160 के फैक्टर होंगे, फैक्टर होके प्रॉपर ये स्टेप्स फॉलो होंगी, आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आपको बनती है, सिर्फ समझाना मेरा मकसद था। फटाफट से 6 बजने वाले हैं, ठीक है, 6:15 पे लाइव खत्म करना है, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा ये लाइव जो है अभी छोटे लाइव चलेंगे, ये लाइव सिर्फ आपको वार्म अप करने के लिए है। जो पूरे साल आपने मैथ के किस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ी हैं, किस चैप्टर में क्या होता है, क्या करना होता है, ये मैं बताने के लिए मैंने आपके सोशल साइंस के एग्जाम से पहले ये कुछ लाइव रखे हैं, जहाँ पर मैं आपका बहुत थोड़ा टाइम लेने वाला हूँ। इसको ऐसे समझना कि आपने सुबह से शाम तक सोशल स्टडी पढ़ी, ठीक है, शाम को एक ब्रेक तो आप लोगे, थ्योरी पढ़ के थक जाओगे, तो उस ब्रेक में आप मेरे पास आ जाओ, मैथ का वार्म अप कर लो, फिर चले जाओ आप सोशल साइंस पढ़ने। तो ये लाइव आपके छोटे छोटे लाइव है, इसमें आपको सिर्फ बैठ कर लेट कर सिर्फ सुनना है मुझे, और समझना है कि किस चैप्टर में क्या होता है, कैसे होता है, ताकि जब हम सोशल साइंस के पेपर के बाद मैथ की तैयारी करें तो आपको चीज़ें पता हो, वहाँ पर हम बेहतर तरीके से आउटपुट निकाल पाए, प्रोडक्टिविटी निकाल पाए। ये मकसद है मेरे इन लाइव का। ऑल राइट, मेरा मकसद मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मैंने क्या गोल बनाया है, क्या ऑब्जेक्टिव बना है, इसको कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपका ही फायदा है इसमें। वरना 4 दिन में आप सिलेबस भी पढ़ोगे, रिवीजन भी करोगे, ठीक है, चैप्टर भी याद करोगे, फॉर्मूले भी देखोगे, सैंपल और सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर भी करने हैं, सैंपल पेपर भी लगाने हैं, फ्रीक्वेंटली आज भी करने, भाई क्या क्या कर लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, ठीक है। तो इतना लोड मत डालो दिमाग पे, ठीक है, हल्का रखो। चलिए जी, एपी बहुत आसान चैप्टर है। 2 चीज़ें हैं आपकी, एपी का फॉर्मूला होता है आपका एक nth टर्म का, द nth टर्म। अब ये nth टर्म क्या वाला है, nth टर्म का मतलब होता है कोई भी टर्म, जिस टर्म की बात हो रही है वो वाला टर्म, ऐसे समझ लो भैया, nth टर्म जिस टर्म की बात हो रही है वो वाला टर्म, ऐसे आप समझ लो। तो n टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, nth टर्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कोई भी अगर हमें टर्म निकालना हो तो a + n-1 × d, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। कोई भी टर्म, सिंपल एज दैट। मुझे जो है 20वां पद निकालना है, ठीक है, a20 निकालना है, तो सिंपल है, a20 क्या हो जाएगा, a + n-1, n क्या है, 20वां पद निकाल रहा हूँ, तो 20 में से 1 जाएगा तो 19d आपका हो जाएगा, n-1 × d। तो कोई सा ही पद निकालना है, उससे 1 कम में d की मल्टीप्लाई कर दो तो वो पद निकल जाएगा। a क्या भला है, a होता है पहला पद, ap का पहला पद। अब ये ap क्या होती है सर, ये तो बता दो पहले भैया, ap क्या होती है, कहाँ गई बता देता हूँ, ये रही। ap जो होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, AP जो है an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म, आई रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। AP सिंपल भाषा में बताऊँ, एक ऐसी सीरीज ऐसे नंबर लिखे हुए हैं कि जिनके बीच में बराबर गैप है। कहीं से भी कोई से भी 2 नंबर उठाओ, उनके बीच का गैप, उनके बीच का डिफरेंस अगर बराबर हो जाए तो ऐसी वो जो सीरीज है वो आपकी एपी कहलाई जाएगी। उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो एपी में आपका जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए 2, 7, 12, अब यहाँ पर है 2, 7, 12, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5, 5 का गैप है, 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 5, 5, 12, तो 12, 5, 5 का गैप चल रहा है। तो ये क्या है, ये एक एपी है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो एपी में जो पहला पद होगा उसको हम ये बोलते हैं, वो जो बीच का गैप है वो हमारा डी होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कोई से भी पद निकालने का, ठीक है, 18वां, 19वां, 26वां, 17वां, कोई सा भी पद निकालना हो ये फॉर्मूला आपका लगेगा। अगर जो भी आपका टर्म लिखे हुए हैं उनको जुड़वा ले, कहीं को जोड़ो तो जोड़ने मत बैठ जाना,
ठीक है, उसका फॉर्मूला है ये वाला। सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d। सम का सवाल आ जाए तो ये फॉर्मूला। सवाल कुछ ऐसे बनते हैं जैसे कि द नंबर ऑफ टर्म इन एपी, एक एपी यहाँ पर है तो इसका 185 जो है ये कौन सा पद होगा, ऐसे सवाल बनेंगे। तो हम देख लेंगे 185वां, ठीक है, 185 जो है वो कोई सा पद है तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, हमें n निकालना है। n निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, n निकालेंगे, यहाँ पे n निकल के आ जाएगा। हमें a पता है, हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता है, डिफरेंस पता है, n निकल के आ जाएगा, आराम से आएगा। यास्मीन जो है वो 32 रुपये बचाती हैं पहले महीने पे, 36 रुपये बचाती हैं, पे 40 बचाती हैं। 32 बचाए, 36 बचाए, 40, 4 रुपये बढ़ा के वो बचा रही हैं। तो भैया 2000 रुपये कब तक बचा लेंगी, कितने महीने बाद बचा लेंगी, 2000 रुपये। मतलब कुछ महीनों बाद ये सारे पैसे जुड़ के 2000 बन जाएंगे। कितने महीने बाद बनेंगे, तो ये 2000 क्या है, ये सम है, ठीक है, जोड़ है, जुड़ गए ना, 2000 हो गए तो 2000 सम है, तो सम वाला फॉर्मूला लगेगा। कितने महीनों में बना लेंगी, n नंबर ऑफ मंथ्स, तो n निकालना है। तो भैया ये फॉर्मूला लगाओ, n निकालना है, n को n लिखो, a आपको पता है, d आपको पता है, पहला पद आपको पता है, इनका डिफरेंस 4 आपको पता है, लिख के कर लेंगे, ऐसे आपको करना है। तो ये था एपी का मोटा मोटा सवाल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, 4000 लाइक हो गए हैं, बहुत बढ़िया, बधाई देना चाहूँगा आपको। तो लाइव के एंड होते होते 10-15 मिनट लाइव एंड हो रहा है। 5000 लाइक का टारगेट लेके चलते हैं कि आप लोग 5000 लाइक करवा देना और मैं आपको आधे चैप्टर रिकॉल करवा दूंगा। 5 चैप्टर रिकॉल कर लिया हमने अभी सिर्फ कितने 45 मिनट्स में, क्योंकि 15 मिनट में तो मैंने आपको बताया था पूरा टाइम टेबल अपना। फटाफट आगे बढ़ते हैं, सिर्फ वार्म अप चल रहा है आपका, छोटा लाइव, वार्म अप लाइव, बैठ के चिल मारो, देखते रहो, समझते रहो। अगला आपका चैप्टर है ट्राइएंगल्स, त्रिभुज, ठीक है, 3 भुजाओं वाली शक्ल, उसके अंदर ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, ये आपको करना है। ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हुई हैं, सिर्फ देख के समझ लो ताकि जब हम इसके सवाल करें, प्रूफ वाले सवाल आते हैं ट्राइंगल में से, बच्चे अटक जाते हैं, कहाँ से क्या प्रूफ करूँ, कौन सा ट्राइंगल लूँ, कौन सी साइड लूँ, कौन सा एंगल लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अटक जाते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, समझ लो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ तो वही है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, बीपीटी, जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, फेमस थ्योरम है। इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, अगर इसको डिटेल में समझना हो जाना यूट्यूब पर सर्च करना बीपीटी थ्योरम बाय डियर सर, आपको मिल जाएगी, समझ लेना। सिंपल सी थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कह रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, एक त्रिभुज की एक लाइन ले, मैंने ये बीसी लाइन ले ली, इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन बनाए, ये वाली लाइन हमने बना दी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा, द अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये जो बाकी के साइड हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली जो साइड हैं ये सेम रेशो में डिवाइड हुई होंगी। वो तो हुई होंगी, जाहिर सी बात है भैया, जब पैरेलल लाइन से काटा है तो सेम रेशो ही होगा ना, जो रेशो इधर होगा वो रेशो इधर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से काटा है ना, लाइन हमने ऐसे बढ़ाई छोड़ाई थोड़ी है, मतलब हमने गैप बराबर रखा है ना दोनों तरफ, तो रेशो तो सेम होना ही है ना मुन्ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो यही आपकी बीपीटी थ्योरम, ठीक है जी। अगर इस ट्राइंगल में डी जो लाइन है ये बीसी के पैरेलल है, तो भैया AD अपॉन BD जो होगा वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो ये छोटी सी थ्योरम थी बीपीटी थ्योरम, इसके ऊपर सवाल बन जाते हैं। कभी कभार ये थ्योरम ही आ जाती है कि भैया ये थ्योरम प्रूफ करो, बड़े सवाल में 4 नंबर 5 नंबर में, तो ध्यान रखना। एक होता है इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, 4 पाई पलट दी, मतलब कुर्सी को उल्टा कर दिया, ऐसे आप समझ लो। तो क्या है इसका उल्टा, इसका उल्टा ऐसे कह दो कि अगर एक लाइन डिवाइड एनी 2 साइड, अगर एक लाइन जो है वो ट्राइंगल की 2 साइडों को बराबर रेशो में काटती है तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, इसकी उल्टी बात ये हो गई, ठीक है जी। ऐसे आप समझ लो कि अगर ट्राइंगल की 2 साइडें रेशो में है तो भैया वो तीसरी से पैरेलल है जो लाइन हमने बनाई है, ये इसकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी होती है। 3 तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हो, कितने तरीकों से, 3 तरीकों से कर सकते हो। तो सुन लो कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है आपका एंगल का, जो कि आपका ये वाला है, ठीक है, ये आपकी बीपीटी हो गई, ये कन्वर्स हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। इन 3 तरीकों से आप किसी भी ट्राइंगलों को, 2 ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। ये करना पड़ेगा,
जब ये करोगे जब भी आप जो है फिर वो सवाल कर पाओगे, उनको प्रूफ करके चीज़ों को प्रूफ कर पाओगे। पहला तरीका एंगल एंगल एंगल, भैया एक एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तीनों एंगल बराबर हैं, फिगर छोटी बड़ी बन सकती है। जब ये एंगल सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इनकी साइड रेशो में हो गई, प्रपोर्शन में हो गई, साइड प्रपोर्शन हो गई, जो चीज़ प्रूफ करनी थी प्रूफ कर ली। ठीक है जी, ऐसे साइड साइड साइड, ये साइड एक इसके बराबर, एक साइड इसके बराबर, एक साइड इसके बराबर, मतलब रेशो में, बराबर इन द सेंस रेशो में, मतलब इनका रेशो बराबर। तो भैया साइड रेशो में तो एंगल रेशो में हो जाएंगे, जो चीज़ प्रूफ करनी थी हो गई। साइड एंगल साइड, ठीक है, एक एंगल कोई सा सिमिलर बराबर है और दो साइड सिमिलर हैं, मतलब रेशो में है। तो जब दो साइड रेशो में हो जाएं, एक एंगल बराबर हो जाए, तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे आपको इनको याद रखना है। डबल ए से भी होता है सर, डबल ए से कभी कभार रख लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि भैया अगर दो एंगल बराबर हैं, जैसे कि इसका एंगल बराबर है तो इसका एंगल बराबर होगा, तो यहाँ पर भी सिमिलर हो सकता है। लेकिन अगर आप तीन चीज़ें दिखा देंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पर और क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि अगर आप दो एंगल बराबर दिखा देंगे दो फिगर के तो सिमिलर तो उसको भी कह सकते हैं, लेकिन तीसरी चीज़ कोई साइड दिखा दो तो और ज़्यादा वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखना। साइड दिखा दो, दो साइड दिखा दो तो और अच्छी बात है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनके ऊपर सवाल बनेंगे, आपको पता होना चाहिए। जब मैं ट्राइंगल का सवाल करवाऊं, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये सिमिलर करने के तरीके ये आपको पता होने चाहिए। ऑल राइट, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका, और क्या बचा इसमें से, हाँ अब एक तरीका और, एक डाउट और जो आप बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या है, वो ये है, यहाँ पर दो फिगर दी गई हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये फिगर सिमिलर हैं या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं या नहीं। बड़े डिजिट का फैक्टराइजेशन कैसे करें, बता दूंगा, वो भी टेंशन मत लो, आसान होता है। कुछ बच्चे येस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं, येस नो येस, येस नो येस, ये तो 50-50 मामला चल रहा है अभी। चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो बच्चे येस कह रहे हैं उनका जवाब सही है, ठीक है, जो नो कह रहे हैं वो सुन लो, वही बच्चे गलती करेंगे जो नो बोल रहे हैं। ये फिगर आपको देखने में उल्टी सीधी लग रही होंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है फिगर आड़ी टेढ़ी होती हैं लेकिन वो सिमिलर होती हैं। तो कैसे पहचाने कि सिमिलर कौन सी होगी कौन सी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार फिगर आपको ऐसी मिल जाएंगी सेम टू सेम, इतना हलवा भी नहीं है पेपर, ठीक है जी। देखो ये सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर है, देखो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है एंगल पी, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है एंगल सी, एक एंगल हमें कॉमन मिला। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आती है। अब देखो इसमें जो एंगल का बेस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, मतलब कितना 1.5 गुना से ये बड़ा हुआ है, समझ में आई, ठीक है। एंगल के दूसरी साइड देखो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर, एंगल के साथ जुड़ी हुई दूसरी देखो 9 सेंटीमीटर, 6 की 9 कितना है, 1.5 गुना बड़ा हुआ है। तो क्या सिमिलर हुआ ना, बिल्कुल हुआ, समझ में आई। इस फिगर को अगर आप ऐसे, अभी ये ऐसे नीचे की तरफ है, अगर इसको आप उठा के ऐसे कर देंगे तो भैया ये ए वाला पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, ये जो 6 है ये ऐसे करके इधर आ जाएगा, ये 3 नीचे बेस रहेगा। तो ये फिगर इसके जैसी ही है, बस थोड़ी सी पलटी हुई है। तो ये चीज़ आपको देखना आना चाहिए, ये मेरा समझाने का इसका मकसद है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर ये सिमिलर है, ठीक है, एंगल एक बराबर है, दो साइड जो है वो रेशो में है, 1.5 गुना से बढ़ रही हैं, ये 3 की 4.5 हो गई, ये 6 की 9 हो गई। ऐसी फिगर से अब हम ये बता सकते हैं कितना है, ये अगर 15 है, अब ये 15 है ना, ये 1.5 गुना बढ़े हुए सब, तो इसका 1.5 गुना कम कर दो। क्या मुझे आप आंसर बता सकते हो अभी कमेंट में कि इस साइड की, इस वाले ट्रायंगल की जो साइड ए बी है ये कितने सेंटीमीटर होगी। 13.5 नहीं, 13.5 तो नहीं होगी मुन्ना, करो करो करो, आएगा आएगा, हाँ आने लगे जवाब, देखा आने लगे जवाब, यस 10 इज द सही आंसर, राइट आंसर। ये साइड जो होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि 10 का 1.5 गुना, मतलब 10 में 10 का आधा 5 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा। तो ऐसे आपको इनको पहचानना है। ये बच्चे गलती कर देते हैं, फिगर टेढ़ी मेढ़ी हुई, उनको लगा नहीं सिमिलर नहीं होगी, फंस गए, सोच रहे हैं कैसे करें। लेकिन ज़रा फिगर को टेढ़ा मेढ़ा करके देख लेना, चीज़ें अगर प्रपोर्शन में बैठ रही हैं तो वो सिमिलर होंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। छोटे छोटे सवाल ऐसे आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए ये ट्राइंगल चैप्टर के अंदर से था, तो हमने कितने छठा जो है कर लिया है। एक और ले लेते हैं, अगला कौन सा आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद जो अगला है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री 8। तो आज हम 7 सवाल ये कर लेते हैं, 7 चैप्टर, ठीक है। 10-5 मिनट में ये खत्म कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आधी बुक हमने आज वार्म अप कर ली, रिवाइज कर ली, फिर आप जाना अपना सोशल साइंस पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आपका वही है, उसकी तैयारी करो। लेकिन बीच में एक ब्रेक लो, ठीक है। जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ सोशल साइंस, सुबह से शाम तक, आप शाम को मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर लो, बैठ के बातचीत कर लो मेरे साथ, और चीज़ें वार्म अप कर लो। मैथ्स में क्या क्या होती है, सिंपल सी बात है। आइए आखिरी चैप्टर आज का ले रहे हैं, बाकी चीज़ें हम करेंगे कल फिर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 7 है। आधी बुक यहाँ पर आपकी हो जाएगी। हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्ड का मतलब समझ लो। ज्योमेट्री आपको पता है, जो आपकी ग्राफ पेपर के ऊपर कार्यवाही हो वो आपकी ज्योमेट्री के अंदर आती है, वो सारी चीज़ें। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स। अब ग्राफ के ऊपर हम कोई भी अगर पॉइंट लगाएंगे तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। एक्स एक्सिस से उसका कोई पॉइंट होगा, वाई एक्सिस से उसका कोई पॉइंट होगा। कहीं भी लगाएं, इधर लगाएंगे तो निगेटिव में होगा। इस तरीके से कहीं भी कोई भी पॉइंट हम लगा रहे हैं तो उसका ग्राफ पे कुछ पॉइंट होंगे एक्स और वाई के, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये होती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक एक्स की वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस की कोई वैल्यू होगी। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है, मान लो ये हमारे ग्राफ की वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लगाए, एक पॉइंट मैंने ये लगाया, एक पॉइंट मैंने ये लगाया। अब अगर मुझे पता करना हो कि भैया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना फासला है, कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है। अब ये टेढ़े पॉइंट है, ठीक है, सीधे नहीं है। अगर सीधे होते ये पॉइंट यहाँ होता तो भैया मैं सिर्फ एक्स से दूरी देख लेता, लेकिन यहाँ वाई से भी दूरी है और टेढ़ी दूरी है, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे ये वाला डिस्टेंस पता करूं। इसी के लिए बना है एक डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बना है इसी के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो भैया PQ जो है बराबर कैसा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस और इनका अंडर रूट। ये आपका फॉर्मूला है। अब सुनने में तो ये फॉर्मूला बहुत ही तगड़ा लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का फिर अंडर रूट, दिक्कत वाली बात लगती है। लेकिन नहीं, ध्यान से देखो तो ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। जी हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। कैसे, देखिए, ये आपके x1 और x2 मानो, ये आपके y1 और y2 मानो, ठीक है, x1 y1, ठीक है, ऐसे मानो। ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। ये आपके x1 और y1 हो गए, ये आपके x2 और y2 हो गए। अब देखिए क्या बात है, अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे में से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में से, यहाँ से यहाँ तक का ये माइनस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम x2 में से x1 माइनस कर रहे हैं, तब हमें ये बीच का मिल रहा है, तब हमें इसका ये बेस मिल रहा है। समझ में आई बात, बेस मिल रहा है। ऐसे ही जब हम इस पूरे में से y2 में से ये इतना y1 माइनस कर रहे हैं तो हमें इसका ये परपेंडिकुलर मिल रहा है, ये बेस मिला, ये परपेंडिकुलर मिला। फिर हम इसमें लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर और उनका सम, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम का जो रूट होता है, सम होता है स्क्वायर का, वो बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब यहाँ पर ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर ना करके हमने इधर इसका रूट लगा दिया। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला बना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बना है किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। अब एक डिस्टेंस फॉर्मूला ये लगेगा, आपको x1 y1 दिए होंगे, आपको x2 y2 दिए होंगे, इनका यूज़ करके फॉर्मूले में रख के आपको आंसर लाना है। एक फॉर्मूला आपका ये। दूसरा फॉर्मूला आपका इसमें होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब आपकी ये जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है, फिर से बना देता हूँ, इस लाइन को मान लीजिए ये एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट था, इसको हमने किसी तीसरे पॉइंट से ना ऐसे काट दिया, हमने इस पॉइंट से इसको कट आउट कर दिया, तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्से हो गए। अब ये हिस्से किस रेशो में कटे, तो उस रेशो को निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1m2, ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1m2। सिंपल फॉर्मूला है, याद करना मुश्किल नहीं है। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी ध्यान रखो, एक डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए, सेक्शन फॉर्मूला तीसरे पॉइंट ने हमारी लाइन को कितने हिस्सों में काटा वो निकालने के लिए। 2 फॉर्मूले ये हो गए। तीसरा फॉर्मूला आपका इसके अंदर होता है एक
मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब अगर कोई ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर कोई लाइन थी, उस लाइन को एक किसी पॉइंट ने बीचों बीच में से काट दिया हो, तो उसका पॉइंट कैसे निकालें? सिंपल सा फॉर्मूला, x1 x2 को जोड़ के आधा करो, y1 y2 को जोड़ के आधा करो, मिड पॉइंट निकल जाएगा। x1 x2 इसका आपका x1 होगा, इसका x2, इसका y1, इसका y2, उनको जोड़ के आधा कर दो, आ जाएगा मिड पॉइंट। एक होता है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बन गया लाइनों से, हमने ग्राफ पे लाइन बनाई, एक ये लाइन बनी, एक ये लाइन बनी, एक लाइन बनी, ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल के बिल्कुल बीचों बीच का हमें ये चाहिए पॉइंट जी, बिल्कुल बीचों बीच का। तो क्या करना है? सिंपल एज जेड, तीनों एक्स वालों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, तीनों वाई वालों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, बिल्कुल बीचों बीच का आपको पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर हमें तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमने वही करा, तीनों को जोड़ के कर दिया, आंसर हमारा आ गया। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड। डिस्टेंस सेक्शन मैंने बता दिया। तो आई थिंक देखो 6:15 बज रहे हैं, घड़ी देख लो आप। मैंने जो वादा किया है उस वादे पे पूरा खरा उतरा हूं। मैंने कहा था 6 सवा 6 तक खत्म कर दूंगा लाइव, और आधी बुक जो है मैंने आज आपकी वो कर डाली है, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। आपसे मेरा 5000 लाइक का वादा हुआ था, 700 लाइक कम दिख रहे हैं मुझे भी। फटाफट से इस लाइव सेशन को लाइक कर दो। बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर एसएसटी का पेपर है, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो। भैया मैंने बता दिया, अब जो नए बच्चा है सुन लो क्या हमारा टाइम टेबल रहने वाला है। डियर सर के साथ आप कैसे चलने वाले हैं इन 10 दिनों में, इन 8 दिनों में, ये हमारा टाइम टेबल है। आज 2 तारीख को सैटरडे को सिलेबस 1 शॉट 1, आज पार्ट 1 हुआ सिलेबस का 1 शॉट का, जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि भैया आपके आधे चैप्टर्स जो हैं 7 चैप्टर, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें किस चैप्टर में आएंगी, कैसे क्या क्या होने वाला है, सिर्फ बताया है। अभी मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि आप एसएसटी छोड़ के पेन पेपर लेके मेरे साथ सवाल सॉल्व करो, नहीं। मैंने कहा एसएसटी पढ़ते पढ़ते आपने ब्रेक लिया है शाम में एक, वो ब्रेक मुझे दो आप। तो उसमें हमने आज ये करा, कल भी हम ये करेंगे, 1 सवा घंटे का लाइव, कल बाकी के 7 चैप्टर पूरी बुक हमारी रिवाइज हो जाएगी। तीसरे दिन मंडे को हम क्या करेंगे? ऑल चैप्टर्स फार्मूला, सारे चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूले है चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, दूसरे में कौन सा याद रखना है, तीसरे में क्या फॉर्मूले, चौथे में क्या है, मेंसुरेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। लिखना पढ़ना भी कुछ नहीं है, लिखो पढ़ो अपना सोशल साइंस का है, सिर्फ डिस्कशन चल रहा है। आपकी टी शर्ट कमाल की है जी हाँ, आपके लिए खास बनवाई थी मैंने, लाइव में पहनूंगा पूरी की पूरी। मैथमेटिक्स आपके इंग्लिश वाले सर ने गिफ्ट दी थी बाय द वे, ठीक है। तो ये हमारा रहने वाला है। ट्यूसडे को हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपके एमसीक्यू आएंगे 20 नंबर के, टॉप वाले एमसीक्यूज में उनकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। ये रहेगा आपका एग्जाम से पहले। 7 तारीख को मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों आपका एग्जाम है, 7 मार्च को आपका जो है वो एग्जाम है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप लोग पढ़ो इसका, ठीक है। 1 घंटा जो ब्रेक लोगे, थक जाओगे, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेरे साथ आ जाओ। इसीलिए मैं 7 से पहले 6 तारीख को कोई लाइव नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप पेपर से हट के कुछ और पढ़ें। तो 1 दिन पहले पूरा दिन अपना सोशल साइंस को दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही होना चाहिए, यही आप लोग करना, ठीक है। पूरा ध्यान आपको बता रखा है मैंने, पूरी चीज़ें बता रखी है। उस दिन कोई लाइव नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा आपको, भटकूंगा भी नहीं, मैं नजर भी नहीं आऊंगा, ठीक है जी। पोस्ट भी नहीं करूंगा, बिल्कुल गायब। सिर्फ सोशल साइंस पढ़ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो पढ़ना। 7 को उसका पेपर सुबह में दे दोगे, फिर नहीं छोड़ूंगा मैं, फिर तो घर से उठा लूंगा मैं तुम्हारे, ध्यान रखना। 7 तारीख को नहीं छोड़ूंगा, 7 के बाद तो फिर मैथ्स ही मैथ्स से, आज है, कल तो गाजियाबाद है, ये ध्यान रखना। तो थर्सडे से एसएसटी के पेपर के बाद से फिर टूटेंगे हम दबा के, मैथ के ऊपर पेल देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करेंगे, केस बेस्ड वाले सवाल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पेपर पेन लेके बैठना, यहाँ कॉपी पेन होनी चाहिए। सवाल सोल्व करवाऊंगा, मैं सोल्व करूंगा, आपसे करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर यहाँ चेक करूंगा कमेंट में आपके। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ होगी। सैंपल पेपर सोल्व होगा प्रॉपर, एक बेसिक मैथ का प्रॉपर होगा, स्टैंडर्ड मैथ का सोल्व होगा प्रॉपर, सारी चीज़ें फुल A to Z, MCQ वेरी शॉर्ट लॉन्ग, केस बेस्ड, ईच एंड एवरीथिंग, ये होगा। फिर आपका संडे को जो होगा, पेपर से 1 दिन पहले होगा आपका फाइनल रिविजन, जिसके अंदर मैं समझ लो बस पेपर लीक करने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा। अब हालांकि मेरे बहुत इंटरनल कांटेक्ट है 8 सालों से, दिल्ली के 20वें स्कूल में मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ के जो कलीग्स थे वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत कॉन्टेक्ट्स है, सब पता चल जाता है अंदर क्या चल रहा है, क्या लेवल का पेपर बन रहा है, सब खबरें मिल जाती हैं। लेकिन मैं रिवील तो नहीं कर सकता, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती, बट मैं कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा हिंट्स दे दूंगा यहाँ पर फाइनल रिविजन में कि आपका मैक्सिमम फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ तक मेरे साथ आपको जुड़ना है। पूरे हफ्ते का ये टाइम टेबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हूँ।
ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब चीज़ें आपके और मेरे बीच में क्लियर रहेंगी ना कि कब हम क्या कर रहे हैं, तो फिर कम्युनिकेशन हमारी अच्छी रहेगी, और जितनी अच्छी हमारी बातचीत रहेगी, कम्युनिकेशन रहेगी, उतना ही अच्छा हम रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप रहेगा, मैं कभी भी लाइव आ रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, आप आए, आपने जुड़ा, आपको समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है, चले गए, ऐसा नहीं करना। सब चीज़ें मैंने बता दी हैं और मेरा प्रॉपर यही इरादा है कि मैं इसको ऐसे ही फॉलो करूँगा। ये हल्के लाइव हैं, 1-1.25 घंटे के, SST पढ़ते पढ़ते थक जाओ, ब्रेक में ये देख लो, इसके बाद आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। तो ये हमारा लाइव है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे 10th क्लास के बच्चों को शेयर कर देना कि डियर सर ऐसे ऐसे करने वाले हैं, ये चीज़ आपके लिए रहने वाली है। ऑल राइट, तो बस अब मिलते हैं कल दोबारा से 5 बजे, 1 घंटा मुझे देना, वो 6-6:15 बजे पूरी बुक का रिविजन हम कर चुके होंगे। ब्रेक लेके यहाँ पर आ जाना मेरे पास जुड़ने के लिए, ताकि जब हम मैथ की तैयारी करें SST के बाद तो फिर हमें भारी ना पड़े। तो इसीलिए बस अब चलता हूँ मैं, फटाफट से जाइए, आप अपना दोबारा से जो कर रहे थे आप करिए, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को ये टाइम टेबल जरूर शेयर कर देना प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, स्क्रीनशॉट भेज देना, वरना लाइव के पूरा लिंक भेज देना। शुरू में मैंने इसको समझा भी दिया है, एंड में भी समझा दिया है। ये मैं चाहता हूँ हर एक 10th क्लास के बच्चे को पता चल जाए कि डियर सर चैनल पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। चीज़ें जितनी क्लियर होंगी उतना ही अच्छा रहेगा। साइंस का पेपर बेकार गया, अच्छा जी कोई बात नहीं, तैयारी में ऊंच नीच हो सकती है, बट कोई बात नहीं, सोशल साइंस है भी, मैथ्स है, 2 पेपर है ना। जो बेकार गया उसकी भरपाई अब करो, जो जितना वो बेकार गया, 20 नंबर का बेकार गया, 20 नंबर इधर ज़्यादा लाने की कोशिश करो SST में और मैथ्स के अंदर, कि इधर मैं ऐसा सवाल पेपर करके आऊँ कि मेरे जो 20 नंबर का नुकसान हुआ है इधर मैं उसकी भरपाई कर दूँ। तो इधर तगड़ी मेहनत दिखा दो, अभी चीज़ें आपके हाथ में है, 2 पेपर आपके पास हैं, इनको अच्छे से कर लोगे, सारा जो गड़बड़ाई हुई है ना पहले की सब बैलेंस हो जाएगी। ऑल राइट, चलता हूँ, कल मिलूंगा आपसे, आ जाना फटाफट से। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे वापिस।